एक ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या डिफरेंस लगता है? दोनों सिमिलर है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, सिमिलैरिटीज़ है। बट इसरो मैजिका जो है वो ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन कैंप भी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट, हमारे जूनियर साइंटिस्ट के स्टूडेंट एंड बाहर के भी स्टूडेंट जो हमें रीच आउट करते हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि हमारा 4 डेज का कैंप होता है। इस कैंप पे जो है वो पूरा बेस्ड हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल जो हम क्लासेस में थ्योरी पढ़ाते हैं, एस्ट्रोनॉमी, रॉकेटरी, एस्ट्रोबायोलॉजी, तो ये पूरा जो हमने थ्योरी पढ़ा है, राइट। एंड देन हम इस पूरे कैंप में ऑफलाइन एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन करते हैं एंड स्टूडेंट के साथ उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। तो वेल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बच्चे एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, रॉकेटरी पढ़ते हैं, स्टार गेजिंग करते हैं, फन एक्टिविटीज़ करते हैं। तो कभी ऐसा रियलाइज़ किया है, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अगर मेरे लाइफ में मैं कुछ चेंज कर सकती अपने पास्ट में तो मैं ये चेंज करती? ऐसा कुछ आपने कभी सोचा है? क्योंकि आज आप देख रहे हो, इतने सारे लोगों से मिल रहे हो, आपको लगता है कि मतलब आप देखते हो कि कितने पेरेंट्स भी जागरूक हैं, बच्चे भी कितना इंटरेस्ट है, उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज है। कभी आपको ऐसा लगा है काश मुझे भी ये पहले मिल गया होता तो आज मैं जिस दर पे हूँ और आगे होती? जब मैं क्लास 10 में थी तब ऐसा कुछ हमारा गाइडेंस नहीं था और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी नहीं थी, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड सिविल सर्विस। लेकिन अगर उस टाइम पे अगर इसरो मैजिका जैसा कुछ ऐसा होता तो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट वे में मैं आपके साथ प्रेजेंट होती, बट ऐसा इतना कुछ नहीं था। सब लोग बोलते हैं, अभी बहुत चल रहा है कि वीनस पे टेराफॉर्मिंग पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या? यस, टेराफॉर्मिंग पॉसिबल है। वीनस पे पॉसिबल नहीं है, वीनस के क्लाउड पे टेराफॉर्मिंग पॉसिबल है। अच्छा, तो कैसे होता है, आप थोड़ा बता सकते हो? जैसे मार्स की टेराफॉर्मिंग है और वीनस की क्या डिफरेंस है? वीनस की जो क्लाउड है, ओके, 5 to 60 किलोमीटर एबव जो है, वहाँ पे उनका क्लाउड में आप टेराफॉर्मिंग कर सकते हो। तो वहाँ का जो सरफेस है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ जैसा है, प्रेशर भी जो है वो अर्थ के जैसा है, तो वहाँ पे हम क्लाउड फार्मिंग कर सकते हैं। लाइक वीनस के क्लाउड में हमें फार्मिंग करनी है, जैसे स्पेसशिप, लाइक बलून लाइक, आप सिंपल में आपको समझाती हूँ, बलून लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर हम फार्मिंग करेंगे। उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग होगी, एरोपोनिक होगा, हाइड्रोपोनिक होगा, वर्टिकल फार्मिंग्स होगी, नंबर ऑफ फार्मिंग्स जो रहेंगी वहाँ पे उस बलून स्ट्रक्चर में रहेगी, हमारी फार्मिंग रहेगी वीनस पे। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है पूजा की, जो बिहार के एक छोटे शहर से निकलकर अपने सपनों और जुनून के साथ बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस की दुनिया में अपनी जगह बना रही हैं। Hello and welcome to Leaders Connect Fest podcast with Akriti Pateria, an initiative by Empowering Social Welfare Foundation. पूजा ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और अब वो अपनी नॉलेज, पैशन और कम्युनिटी बिल्डिंग के थ्रू दूसरे लोगों को भी एम्पावर कर रही हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो या बायोटेक, साइंस या ऐप डेवलपमेंट फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो ये एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको रियल क्लैरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं, और गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ये पॉडकास्ट है जहाँ हर सुनने वाले को मिलता है एक नया पर्सपेक्टिव। वेलकम टू माय पॉडकास्ट पूजा। थैंक यू आकृति, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम प्रवीण जी के साथ पॉडकास्ट करने के बाद मुझे इतने सारे डाउट्स आए स्पेस से रिलेटेड, और आज आप आए हैं इसरो मैजिका से, तो मुझे मौका मिल गया है वो सारे डाउट्स क्लियर करने का। तो आर यू रेडी? या बिल्कुल, मैं रेडी हूँ आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। पर मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप बिहार से हैं? हाँ, मैं बिहार से हूँ। तो बिहार की कौन सी सिटी से हैं? बिहार की मैं बोध गया। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे हुआ, मतलब क्या स्टोरी है उसके पीछे? ओके, यहाँ से बोध गया से लेके पुणे तक का सफर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने अपनी स्कूल जो है वो मैंने गया से ही कंप्लीट की है। देन मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो राजस्थान से कंप्लीट किया है, एंड आफ्टर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैं पुणे आई हूँ, लाइक महाराष्ट्र। इतना ड्रास्टिक जंप, मतलब आपने बिहार की छोटी सी सिटी से आप राजस्थान कैसे पहुंच गए? वहां पर मतलब कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली?
अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलती नहीं है, कभी कभी हम अपॉर्चुनिटी खुद ही क्रिएट करते हैं। तो मेरा ऐसा है कि हम बहुत सारे स्टेट को मैंने बहुत ही ट्रांसफ़र कर कर मैं आई हूँ, ये बात सच है। तो मैंने अपना करियर के लिए अपना स्टार्ट किया था, तब मुझे करियर में बायोटेक बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो वहाँ पे जब मैं कॉलेज देख रही थी बायोटेक के लिए, जो कि कंफर्टेबल एरिया में हो, तो बिहार में तो वो था नहीं उस टाइम पे। तो फिर मैंने राजस्थान का देखा था, जिसमें कि बनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है। तो वहीं फिर मैंने एडमिशन्स लिया एंड देन फिर मैं राजस्थान शिफ्ट हो गई। तो राजस्थान से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन मैंने सेम कॉलेज से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। और उसी टाइम पे कोविड आ गया था, तो एक बहुत ही बड़ा कोविड का भी रोल रहा है हमारे स्टेट ट्रांसफर करने में। राइट राइट। ओके। तो मतलब ये जैसे आपने बताया वनस्थली इज वेरी पॉपुलर स्कूल। आपने वहां पर बायोटेक करने का ही क्यों डिसाइड किया? ऐसा कहाँ से पैशन आया? बचपन से मन था या फिर पता कैसे चला? नहीं, मुझे बचपन से नहीं पता था एग्जैक्टली इसके पीछे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ क्या था कि मैं जब 12th में थी, जब मेरा 12th का एग्ज़ाम हो रहा था, तो एग्ज़ाम में वाइवा सेक्शन पार्ट होते हैं। तो वहाँ मेरा एक वाइवा हो रहा था एंड बायोलॉजी का मेरा वाइवा था। तो वहाँ पे हमारे बाहर से जो आते थे वाइवा लेने के लिए जो भी, तो वो आए हुए थे, तो उनका मेरे साथ वाइवा था। तो वो उन्होंने पूछा कि आज आप क्या प्रिपेयर करके आए हो। मैंने बोला सर मैं बायोटेक प्रिपेयर करके आई हूँ। तो उससे क्या है ना कि मेरा रोल नंबर 12 था, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो मेरे से पहले थे, जो कि स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकेंड या थर्ड चैप्टर पे ही सर से बातें कर रहे थे। तो जब मैंने उनको बायोटेक बोला ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। तो उन्होंने बोला कि ओके चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी सी डरी हुई थी कि मुझे लगा कहीं मैंने कुछ ऑड तो नहीं बोल दिया ये टॉपिक। फिर मैंने वो बायोटेक का एनसीईआरटी का टॉपिक था, तो मैंने सर ने स्टार्ट किया क्वेश्चंस वगैरह पूछना। तो ऐसे भी मेरे को बहुत ही इंटरेस्ट था उस टॉपिक पे, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए मेरे से। मैं भी उनको बहुत ही अच्छे से आंसर्स कर रही थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, बीटी क्या है, तो ये सारे वर्ड उस समय ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि ये वर्ड पहले सुना नहीं था ये सारी चीज़ें। तो हमारी जो वाइवा जो टाइम थी ना, वो 15 मिनट्स की थी और वो बहुत ही लंबी चली गई, लाइक 25 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो हमारे जो सर थे उन्हें लगा कि क्या हो गया, मतलब सबका वाइवा 10-12 मिनट्स में हो गया और इसका वाइवा इतना लंबा चल रहा है। राइट। तो वो आए और उन्होंने कंफर्म किया कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ना बातें चल रही है, तो हम थोड़ी सी कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला, फिर जब हमारा पूरा वाइवा कंप्लीट हो गया, देन उनसे मुझे बात किया कि बेटा अभी आप क्या करोगे। तो मैंने बोला सर अभी तो बोर्ड का एग्जाम है एंड देन ऑब्वियसली नीट प्रिपेयर करूंगी। तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो बायोटेक है ना, ये सिर्फ आपके 2 चैप्टर एनसीईआरटी का नहीं है, एक बहुत बड़ी दुनिया है और ये मतलब वर्ल्ड का ये फ्यूचर है। तो मुझे बहुत मतलब अमेजिंग लगा कि सच में क्या, क्योंकि मैं इसे सिर्फ एज ए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ रही थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप नीट का तो करो ही करो अगर आप तैयारी करते हो तो, क्योंकि वो तो एक पार्ट है कि आप तैयारी करो, बट इसका भी आप जरूर देखो, आप बाहर जाओ, ओके आफ्टर बोर्ड एग्जाम आप इंटरनेट पे सर्च करो एंड देन फिर आप देखो। वहां से जो मैंने सर्च किया ना, वहां से मेरी लाइफ की जो पाथ है वो पूरा चेंज हो गया। इवन मैं ये कहूँ कि वाइवा से पहले तक मुझे खुद नहीं पता था कि मैं आफ्टर 12th क्या करने वाली हूँ, लेकिन वो वाइवा जो था और वो जो सर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद है क्योंकि वो हमारे एक्सटर्नल में आए थे, बट हाँ उन्होंने मुझे एक पाथ दिखाया और उनके ही पाथ से आज मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। अगर मैं ये पूरी स्टोरी को एक शॉर्ट में कहूँ तो उनके ही दिखाए हुए रास्ते में आज मैं आपके साथ बैठी। राइट राइट राइट। मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ ही जाता है अगर हमें कुछ चाहिए रहता है तो। हाँ। क्या आपको बायोलॉजी और मैथ्स में ये सब में हमेशा से इंटरेस्ट था, बचपन से था, जो आपने ऐसा सोचा था कि नहीं मुझे बायोलॉजी एंड बायोटेक, वो बायोटेक आया कैसे? मतलब जस्ट बिकॉज कुछ अलग था, हटके था, या फिर आपको इंटरेस्ट, आप वो एक्सपेरिमेंट करने वाले बच्चे नहीं होते, काड़ी करने वाले कि हर चीज़ चेक करेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, आप भी वैसे थे? हाँ कह सकते हैं आप। जैसे क्या होता है ना कि हमारी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, ठीक है। तो हमारे एज ए बिहार, जैसे आपने मेंशन किया हमारे स्टार्टिंग में, तो हमारे में क्या होता है ना कि आपको 2 पार्ट होता है, या तो आप इंजीनियरिंग करो या फिर आप मेडिकल करो। ये 2 जो ऑप्शंस मिलते हैं ना, वो ऑप्शंस मुझे भी मिले थे।
मेरे जो कजन्स ब्रदर हैं, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे जो कजन्स ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं उन्होंने इंजीनियरिंग ही ली है। तो हमारे घर पे था ना कि इंजीनियरिंग करो, और मुझे इंजीनियरिंग करनी नहीं थी। मेरे फादर को बहुत था कि हम इंजीनियरिंग, क्योंकि एक हमारा वो था, क्या कहते हैं, आगे फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन जो कि इंजीनियरिंग में जा रही थी, और मुझे था कि मुझे थोड़ा सा इसको ब्रेक करना है। राइट। हाँ, तो उसमें मैंने बायो लिया, और बायो में भी मुझे ऐसे उसमें नहीं जाना था, मेडिकल का एकदम इंटरनल वाले में नहीं जाना था, मुझे थोड़ा सा बायो एंड इंजीनियरिंग को मिक्स करना था। देन वहां से मैंने वो बायोटेक का सोचा कि बायो का बायोलॉजी एंड टेक का आपकी इंजीनियर, बोथ मिक्सचर, ताकि मैं दोनों को हैप्पी कर सकूं, खुद को भी और फादर को भी। ओके, सबका सोच के किया आपने। सबका सोच के इस बायोटेक इस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, एंड पेरेंट्स को भी हैप्पी करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। तो अब जब आप इसमें आगे बढ़े, वनस्थली जाके आपने इसमें बीएससी किया, फिर आपने मास्टर्स का क्या प्लान था आपका? आपने वो कहाँ से किया, और मास्टर्स के मतलब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी, कंपलसरी है, या फिर क्या पाथ रहता है सबके लिए? आपने क्यों चूज़ किया ये? ओके, ऐसे रिक्वायरमेंट या पाथ की बात नहीं होती है। जब अब मैं बीएससी कर रही थी तो सेकेंड ईयर में ही कोविड आ गई थी, जिसमें कि पूरा देश लॉकडाउन में था। एक लॉकडाउन का एक थोड़ा सा वो फीचर है जिसकी वजह से हम सभी घर बैठ गए, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो करना क्या है। ओके, तो मैंने सोचा कि अभी ये कोविड के टाइम पे अगर हम बैठ जाते हैं तो हमारा 1 ईयर निकल जाए, राइट, जो कि मुझे वो ना 1 ईयर वेस्ट नहीं करना था। साफ मुझे था कि एक बार अगर आपने स्टडी कर रहे हो या फिर जो है उसमें आप गैप मत लो, आप रेगुलर रखो। राइट। ये मैं अपने प्रिंसिपल पे चल रही थी। तो मैं कोविड के टाइम पे जब हमारा लॉकडाउन था तभी मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया था सेम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत सारे लॉकडाउन्स थे। उस समय आइडिया भी नहीं था कि ये कब ओपन होगा, यूनिवर्सिटी बुलाएगी या नहीं बुलाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ओपन तो थी बट वो ऑनलाइन चला रही थी। राइट। तो वो भी बहुत सारी चीजें थी। तो मैं वहां पे थी कि इस पोजीशन पे थी कि अभी मैं फ्रेश हूँ, मैंने अभी जस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, तो मैं आगे की भी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखूँ। कोविड का पता नहीं था कहाँ पे क्या कब तक रहेगा, तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए कि हमारी स्टडी में कोई गैप ना आए। और जो मैंने भी जो प्लान अपना कर रखा था, जो ग्रेजुएशन के साथ साथ जो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स एंड जो भी मैंने अपना प्रोजेक्ट्स बना कर रखे थे, मैं उसमें भी गैप नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि ये कंटिन्यू फ्लो में ही रहे हमारा। तो आपने ये स्पेस क्यों चूज किया? मतलब कोविड टाइम्स में अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो आप फार्मा में भी तो जा सकते थे। कोविड में कितने लोग गए, ऐसे आपको ये नहीं लगा कि मुझे ऐसे फील्ड में जाना चाहिए? क्योंकि वो मतलब मोटिवेशन था तभी कि दवाई नहीं निकली थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, तो तब ये आप वो फील्ड भी चूज कर सकते थे। व्हाई स्पेस? ओके, इसके पीछे ना अगर मैं कहूँ तो इसमें भी मेरी मदर का हाथ है, क्योंकि मेरी मदर जो है वो उन्होंने ना बचपन से मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाई है। परियों की कहानी तो हर कोई सुनता है और मैंने भी सुनी है बचपन से। हर कोई परियों की कहानी सुनकर ही बड़ा हुआ है अपनी माँ से। तो मेरी माँ हमेशा मुझे ना 2 लोगों की बहुत स्टोरी सुनाती थी। फर्स्ट झांसी की रानी एंड दूसरी कल्पना चावला में। राइट। कल्पना चावला के बारे में मेरी माँ हमेशा स्टोरी सुनाती थी, और वो ना जब स्टोरी एंड करती थी ना तो एक लाइन बोलती थी, बेटी हो तो कल्पना जैसी। तो मैं ना मुझे लगता था कि ये मेरी माँ को इनके बारे में बड़ा कल्पना चावला बेटी, मैं नहीं हूँ क्या? ऐसे एक होता है ना छोटा सा जेलसी, जो कि वो जेलसी का मेरा पार्ट भी नहीं था, उस समय मैं बहुत छोटी थी। तो मेरी मदर हमेशा कल्पना चावला की स्टोरी बहुत सुनाती थी और बहुत प्राउड फील करती थी। तो उनसे ना मैं बहुत इंस्पायर्ड भी रही हूँ कि वो भी स्पेस में गई थी, मैं भी स्पेस में जाके दिखाऊंगी, या फिर मैं स्पेस में लोगों को भेजूंगी। तो वो एक मेरा वो स्टोरी था, कहीं ना कहीं वो मदर भी मुझे सुनाती थी, तो वो मेरे बैक माइंड में बहुत चल रहा था वो सारी चीजें सबकॉन्शियसली। हाँ, वो चल रहा था मेरे माइंड में कि चलो कल्पना जैसी नहीं, लेकिन कल्पना की तरह कुछ तो मैं करूंगी। तो वो मेरी कल्पना ही थी और मैं उस कल्पना से आज यहाँ हकीकत की ओर मैं इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको कल्पना कहाँ से मिली इसमें आने की, ये तो मैं समझ गई, पर इस रास्ते तक के पहुंचे कैसे? मतलब इंट्रोड्यूस कैसे हुआ आपको ये?
तो मैं जब मास्टर्स कर रही थी तो उसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ों के, मैंने प्रीवियसली बताया कि मैं थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट्स कर रही थी, उसे मैं देख रही थी। तो मैं बहुत सारे ऑनलाइन जो भी आपके वेबिनार्स या लेक्चर्स होते थे उसे भी मैं अटेंड करती थी। कि कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें जो थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो वैसे ही एक वेबिनार था जहाँ पे मैं इसरो माजिका से कनेक्ट हुई थी। यस, तो वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड देन फिर मैंने वहाँ कनेक्ट किया एंड फिर वहाँ से मेरी जर्नी जो है। ठीक है, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि आपको स्पेस में आने की कल्पना कहाँ से मिली, पर ये जो पाथ पे हैं आप, कंपनी के साथ जिनसे काम कर रहे हैं, उनसे कैसे कनेक्ट कर पाए? ओके, उनसे हम कनेक्ट ऑनलाइन एक वेबिनार में हमने कनेक्ट किया था जहाँ पे एनालॉग एस्ट्रोनॉट, रॉकेट साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, जिनकी एक मीटिंग्स थी जहाँ पे हमने उनसे बातें की। एंड देन वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कि हम बहुत ही अलग अलग फील्ड से हैं और हमें लगा कि हमें अभी कुछ तो करना है। और वहाँ से हमारी जो जो हम सभी मेंबर्स थे वहाँ पे हमने मिलकर ऐसे डिस्कशंस करके एंड देन वहाँ से हमारी एक जर्नी जो है वो इसरो माजिका की स्टार्ट होती है। ओके, तो मतलब आप एक फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, हाँ, मैं इसरो वैसे माजिका कह सकते हैं। यस, मैं इसरो माजिका की फाउंडिंग मेंबर हूँ। तो जैसे प्रवीण जी के साथ जब लास्ट पॉडकास्ट हुआ था मेरा, तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ पता चला था कि इसरो मैजिका के क्या प्रोडक्ट्स हैं, आप किस पे काम कर रहे हो। अगर आप थोड़ा उस पर इलेबरेट कर सको कि हाउ इट इज़ डिजिटली, आप उसको कैसे लेके जा रहे हो लोगों तक, तो हमारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। यस, इसरो माजिका जो है वो जूनियर साइंटिस्ट करिकुलम प्रोग्राम जो है वो रन कर रही है, जिसमें कि 1st स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ इनरोल्ड है। हमारा 1 ईयर का करिकुलम है, लाइक 1 ईयर प्रोग्राम है, जिसमें हमारे स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ लर्न करते हैं। इसरो माजिका जो है वो ऐप प्रोवाइड करती है जहाँ पे उनके लाइव सेशंस होते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। उनके लिए हम गेस्ट लेक्चर लेकर आते हैं, जिसमें भी C3 क्लब, जिसमें कि हमारे मतलब पूरे देश भर से जिनको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, अपने एस्ट्रोनॉट, स्पेस साइंटिस्ट, लेक्चरर, प्रोफेसर्स जो भी हैं, जिनसे भी हम कनेक्ट करते हैं। और उनका जो सेशंस जो होता है वो हम अपने जूनियर साइंटिस्ट स्टूडेंट के लिए हम उनके लेक्चर्स जो है वो अरेंज करते हैं। तो ये ऐप के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कितना यूज़र फ्रेंडली, कितने कितने उम्र के बच्चों से ये बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी एज से स्टार्ट कर सकते हैं? यस, इसरो माजिका ऐप जो है वो डिज़ाइन ही किया गया है जिसमें कि स्टूडेंट जो है वो क्लासेस कर सके। तो हमारा जो ये ऐप है, इसरो माजिका ऐप है, जिसमें हम स्टूडेंट को ऑलरेडी, मतलब जो स्टूडेंट हमसे कनेक्ट होते हैं, जो हमारा जूनियर साइंटिस्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, वही स्टूडेंट जो हैं जिनका हम इनरोलमेंट करते हैं इस ऐप पे। एंड देन वो स्टूडेंट के लिए किया गया, जिसमें कि उनकी क्लासेस, उनकी बुक्स, उनकी रिकॉर्डिंग्स, उनके लिए सारी चीज़ों का अवेलेबल, लाइक उनके लिए न्यूज़लेटर्स, लाइक अभी क्या करंट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है। तो स्टूडेंट के लिए पूरी फ्रेंडली उनके एग्जाम्स एंड सारी चीज़ों का जो भी अरेंजमेंट है वो इसरो माजिका ऐप पे ही है। तो एक ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, ये तो बहुत ही ऑनलाइन और ऑफलाइन, अभी पहले ऑनलाइन क्लासेस का मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा बातें होती थी। ये कोविड के बाद से ऑनलाइन क्लासेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ है, क्योंकि मुझे लगता है हम सभी ने ऑनलाइन क्लासेस कोविड के बाद ही स्टार्ट किया। एक्चुअली हमारी मीटिंग्स भी ऑनलाइन लगी है, पहले ऑफलाइन मीटिंग्स। तो क्लासेस का तो ऑनलाइन में भी है, जिसमें दोनों सिमिलर है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, सिमिलैरिटीज़ है। बट इसरो माजिका जो है वो ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन कैंप भी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट, हमारे जूनियर साइंटिस्ट के स्टूडेंट एंड बाहर के भी स्टूडेंट जो हमें रीच आउट करते हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि हमारा 4 डेज का कैंप होता है। और वहाँ पे हम पूरे ऑनलाइन इवेंट, ऑफलाइन इवेंट रखते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं एंड पूरी 4 डे का हमारा सेटअप होता है। तो ये होता कहाँ पर है? ये लोकेशन पुणे में कहीं पे भी, जो हमारा बेस्ट लोकेशन हो सकता है वहाँ हो सकता है, हमारी कॉलेजेस में हो सकता है, लोनावला, पुणे के किसी भी सेंटर पे जहाँ पे हम इतने सारे स्टूडेंट को। और इसमें आप करते क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं कैंप में? ओके, इस कैंप पे जो है वो पूरा बेस्ड हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, जो हम क्लासेस में थ्योरी पढ़ाते हैं, एस्ट्रोनॉमी, रॉकेटरी, एस्ट्रोबायोलॉजी, तो ये पूरा जो हमने थ्योरी पढ़ा है, राइट। एंड देन हम इस पूरे कैंप में ऑफलाइन एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन करते हैं एंड स्टूडेंट के साथ उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। जो आपने क्लास में पढ़ा, जो आपने लाइव सेशन जो आपने अटेंड किया, साथ के साथ आप ऑफलाइन इवेंट में आकर उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले
सको। तो वेल स्ट्रक्चर होता है जिसमें बच्चे एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, रॉकेटरी पढ़ते हैं, स्टार गेजिंग करते हैं, फन एक्टिविटीज करते हैं, उनके लिए डिस्कशंस, जीडी, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती है। और हमारे जो भी चीफ गेस्ट है वो भी आते हैं, स्टूडेंट के साथ 1-to-1 इंटरैक्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस आंसर्स करना, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे इसरो ज्वाइन करना है, इन सारी बातें जो हमारी चलती है उसमें भी बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे स्कूल्स में होता है, हर ग्रेड्स होते हैं, आपके इसमें कैसा है? मतलब आप कैसे लोगों को डिवाइड करते हो? क्योंकि एज तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एक एज ग्रुप के बच्चे ही एक ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे, वैसा तो नहीं है, क्योंकि जो जब एनरोल करेगा वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेगा, राइट? तो आप इसमें कैसे मैनेज करते हो कि किसको कौन से लेवल पे, बंदा कौन से लेवल पे है, उनको कैसे केटर करना है? बिकॉज अगर आप देखो IQ, एक बंदे की समझने की अंडरस्टैंडिंग, ये भी हर एज की अलग अलग होती है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? यस, बिल्कुल। हमारा जो सिस्टम है वो हमारा एक सिस्टम पे वर्क करता है। यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट्स नहीं आते, बेसिकली वही स्टूडेंट आते हैं जिनको स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है। आप हमारे स्टूडेंट को ऐसे नहीं कह सकते कि इसका स्टैंडर्ड 2 है या 3 है और उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं। हमारे पास बच्चे ही ऐसे कनेक्ट होते हैं जिनके पास, उनको स्पेस का बहुत इंटरेस्ट होता है, वो इतने पैशनेट होते हैं ना स्पेस को लेकर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो हमारा सिस्टम पे आप बच्चे आते हैं, अपना जो भी हमारा टेस्ट है या फिर हमारा जो इंटरव्यू है, हमारा टेस्ट है, इंटरव्यू है, उन दोनों को क्रॉस करते हैं एंड देन फिर हमारा उनका सिलेक्शन होता है। फर्स्ट हमारा एक ही, जिसमें हम बेसिक जो हमारा प्रिंसिपल है, स्टूडेंट को स्पेस में इंटरेस्ट होना चाहिए। यस। तो एक बार इसरो मैजिका से बच्चा पढ़ लिया, उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो व्हाट इज नेक्स्ट? इज देयर समथिंग एल्स जो आप ऐड कर रहे हो, या फिर कोई लेवल्स हैं कि ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन होता है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, आपके यहाँ कैसा है? बच्चा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकता है? यस, हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारा जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो कनेक्ट रहे, उनका जो पैशन है वो थोड़ा सा भी नीचे ना हो, उसको बिल्ड करने के लिए, लाइक उनको कंटिन्यू करने के लिए हमारा स्पेस मैजिका जो है वो वेबसाइट है जो कि हमने स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। वो क्या है, वो वेबसाइट पे स्टूडेंट्स जो है वो आएंगे एंड उनको सारी स्पेस की इंफॉर्मेशंस जो है उनको मिलेगी। वो एक प्रोफाइल वर्क की तरह वर्क करेगा कि स्टूडेंट जो आएगा वो फर्स्ट अपना प्रोफाइल बनाएगा एंड देन वो अपनी स्पेस की कंटेंट को ऐड करेगा। जैसे कि आपको स्पेस पे आर्टिकल्स लिखने हैं, आपको कुछ भी, अभी न्यूज में कोई भी ऐसी चीजें आती है ना जिसमें बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन तो होता है, तो वो सारे मिस इन्फॉर्मेशन को हम क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी कुछ चीजें आई तो उसका रियल क्या है, उस पर रियल साइंस क्या है, तो हम बच्चों को वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो हमारे स्टूडेंट हैं, नॉट ओनली फॉर इसरो मैजिका स्टूडेंट, बाहर के भी जो लोग स्पेस में, रॉकेट में, एस्ट्रोबायोलॉजी में, किसी भी फील्ड में इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं एंड देन फिर वहाँ पे इंफॉर्मेशंस जो है वो कलेक्ट करते हैं। ओके, तो इज इट अ फ्री कम्युनिटी और अ पेड कम्युनिटी? अब फ्री है ये। तो मतलब ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर बंदा जाके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है। Yes. तो अगर उन्हें लाइफ में आगे जॉब चाहिए तो दे कैन शोकेस दिस पोर्टफोलियो कि उन्हें क्या क्या आर्टिकल्स लिखे हैं, किस किस उस पर काम किया है, राइट? जैसे पहले ब्लॉग्स होते थे, सिमिलर काइंड ऑफ दिस। हाँ, सिमिलर काइंड ऑफ ब्लॉग जिसमें कि स्पेस की चीजें ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा स्टूडेंट है, 5 to 9 स्टैंडर्ड का, उसने कोई भी चीजें ऐसे अपने आर्टिकल्स लिखा या कुछ पेपर्स रिव्यू लिखे, तो उसे कौन उसको वो करेगा, लाइक उनको जज कौन करेगा, लाइक उनको करेक्ट कौन करेगा, मतलब उसकी चीजों को रिव्यू करने वाला होना चाहिए जो एक्सपर्ट है। Right. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट अपने आर्टिकल को वहां पे पोस्ट करेगा, जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स होंगे वो उस आर्टिकल्स को रिव्यू करेंगे एंड वो अपना एक पॉजिटिव फीडबैक उसको स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एकदम फ्री काउंसलिंग, फ्री सेशन की तरह जाएगा, जिसमें कि हम स्टूडेंट के साथ साथ उनके किए हुए वर्क को भी थोड़ा सा देखें, रिव्यू करें एंड उनको एक फीडबैक दें ताकि उस पर और ज्यादा अच्छे से वर्क करें। नेक्स्ट एक और भी है कि अगर किसी ने कुछ अपना बनाया, कुछ भी सेटअप किया, तो वो चीजें कहाँ लॉन्च करेगा, वो कहाँ दिखाएगा, कहाँ बताएगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की बहुत ही नीड है। तो वो इस तरह के प्लेटफॉर्म की तरफ वर्क करेगा जिसमें कि आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट्स है या अपने आइडियाज है आप लेकर आए हो और आपको अगर किसी की हेल्प की जरूरत है तो आप उसमें बता सकते हो। वहाँ पे जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग होंगे या फिर और भी जो एक्सपर्ट होंगे वहाँ अपने आपको सजेशंस देंगे ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स में ये बिल्डअप करो, कुछ चेंजेस करो। तो फॉर एग्जाम्पल ये
इन सभी को लेकर ये पूरी कम्युनिटी को हमने ऐसा डेवलप किया है, जहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ जो भी बड़े हैं उन सभी का एक प्रोग्रेस रहे उनके वर्क में। गॉट इट। Yes. तो ये अभी वेबसाइट है, क्या आप इसे इंटीग्रेट करने वाले हो आपके ऐप में? क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है वो वहीं के वहीं अपने नोट्स, अपने आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें सबमिट कर सकता है एंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है, तो ऐसा कुछ प्लान में है आपके? नहीं, अभी हम स्पेस माजिका का जो है वो हम उसे अलग ही सेपरेट ही रखना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट है इसरो माजिका का, वो ऑलरेडी आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, जो कि इसरो माजिका ऐप के थ्रू पे ही उनका वेबसाइट पे ही पब्लिश होती है। ये जो आपकी कम्युनिटी है, क्या आप इसे मोनेटाइज करने वाले हो आगे जाके? क्या ये प्रीमियम में कन्वर्ट होने वाली है कि सबके लिए फ्री ही सोचा है आपने, जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसा है, वैसी कम्युनिटी बनाने का सोच रहे हो? यस, इसके लिए हम फ्री ही चाहते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लोग कनेक्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम उस चीज़ों को डिस्कस करें एंड हम ग्रो करें। ओके ओके। तो ये स्पेस वेबसाइट आपने जो लॉन्च किया, आपकी कम्युनिटी, इसको लॉन्च करने के पीछे कुछ रीज़न था जो आपने देखा, कुछ गैप जो आपने महसूस किया कि आपको करना चाहिए? यस, अभी हम बहुत ही लंबे टाइम से ये कोर्स जो है वो हम चला रहे हैं इसरो माजिका में। तो बहुत सारी ऐसे रिक्वायरमेंट आती है कि मैम इसमें नेक्स्ट फिर क्या होगा, हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है। तो उनकी जो स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है वो हमारे साथ शो करते हैं, तो उसमें उनको गाइडेंस चाहिए कि आप इनमें कुछ हेल्प कीजिए या हमारे बच्चे को कुछ ऐसा बताइए। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, अभी सिर्फ किसी एक या दो स्टूडेंट के लिए नहीं है, हमारे पास दो ऐसी बातें आई, ये 1-2 के लिए ना हो, बहुत सारे लोगों के लिए, सभी के लिए। तो मुझे लगा कि ये ऐसे इश्यूज तो सिर्फ हमारे जो स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ हैं वो सिर्फ उनका तो नहीं होगा, ये तो बहुत सारे लोगों का होगा। तो फिर लगा कि हम ऐसी कम्युनिटी डेवलप करते हैं जिसमें कि हमारे स्टूडेंट जो इसरो माजिका के स्टूडेंट हैं उनको तो वो बेनिफिट तो मिले ही मिले, साथ में और भी जो नॉन इसरो माजिकन है, जो इसरो माजिका में नहीं है या फिर जो बाहर के हैं, उन सभी को मिले। और ये कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कि लाइक 1st to 9th हो, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जॉब में हैं, आप किसी और जॉब में हैं लेकिन आपको स्पेस में इंटरेस्ट है क्योंकि कुछ तो मिशन अभी इसरो ने लॉन्च किया है, तो अगर वहाँ भी आपको पैशन है, आपको अच्छा लगा है, तो भी आप कनेक्ट करके आप इंफॉर्मेशंस जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको जैसे मतलब आप क्योंकि इस फील्ड में हो आप, जिसमें पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हो कंटिन्यूसली, क्या नोटिस किया आपने आजकल के पेरेंट्स कितने जागरूक हैं? क्योंकि हमारे टाइम पे तो मेडिकल और इंजीनियरिंग ही था, अब क्या देख रहे हो आप, क्या चेंजेस आए हैं पेरेंट्स में? ओके, पेरेंट्स में बहुत चेंजेस आए हैं। अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं तो जैसा मैंने प्रीवियसली स्टार्टिंग में मैंने बात की कि हमारे में तो इंजीनियरिंग और मेडिकल का 2 ऑप्शन होता था, और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सिविल सर्विस का तो कुछ ज़्यादा ही हाई डिमांड है, तो सिविल सर्विस ही होना चाहिए, तैयारी ही करो। तो अभी के जो पेरेंट्स हैं ना, मुझे खुद में बहुत इंटरेस्ट आता है, मैं बहुत सरप्राइज रहती हूँ कि पेरेंट्स इतने, मतलब हमारा बच्चा स्पेस में बनेगा, क्या क्या करेगा स्पेस में, कैसे साइंटिस्ट बनेगा, कैसे इसरो ज्वाइन करेगा, कैसे क्या करेगा, हमें तो इसको एस्ट्रोनॉट ही बनाना है। तो ये जो पेरेंट्स जो ऐसे सपने लेकर आते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो बहुत चेंजेस है हमारे जब हम छोटे थे एंड अभी जो हमारे साथ जो बच्चे हैं, बहुत चेंजेस है। और पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जागरूक है, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को और ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी उनको और ज़्यादा दे सके। तो कभी ऐसा रियलाइज़ किया है, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अगर मेरे लाइफ में मैं कुछ चेंज कर सकती अपने पास्ट में तो मैं ये चेंज करती? ऐसा कुछ आपने कभी सोचा है? क्योंकि आज आप देख रहे हो, इतने सारे लोगों से मिल रहे हो, आपको लगता है कि मतलब आप देखते हो कि कितने पेरेंट्स भी जागरूक हैं, बच्चे भी कितना इंटरेस्ट है, उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कभी आपको ऐसा लगा है काश मुझे भी ये पहले मिल गया होता तो आज मैं जिस दर पे हूँ और आगे होती? जब मैं क्लास 10 में थी तब ऐसा कुछ हमारा गाइडेंस नहीं था और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस भी नहीं थी, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड सिविल सर्विस। लेकिन अगर उस टाइम पे अगर इसरो माजिका जैसा कुछ ऐसा होता तो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट वे में मैं आपके साथ प्रेजेंट होती, बट ऐसा इतना कुछ नहीं था। कोई ऐसा मोमेंट बताओ जो मे बी आप फन, मतलब कोई ऐसा मोमेंट बताओ जो फेल लग रहा हो बट फन में बदल गया हो। तो ऐसे फन मूवमेंट में तो बहुत सारे हमारी फन मूवमेंट है। हमारी जो टीम है वो मोस्टली ऑनलाइन ही है, तो हमारे जो मेरे जो भी एक्सपेरिमेंट्स है, सोमाजिका का जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी नया क्या आने वाला है, नया प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च होगा, हमारे क्या
अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो ये जो हमारे से जो डिस्कशंस होती है तो उसमें तो स्ट्रेस तो होता है, साथ साथ में बहुत ज़्यादा फन भी होता है, राइट। तो कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे रात को कनेक्ट हो गए, हमारी मीटिंग्स चल रही है ऐसे फिक्स, और चाय कॉफी लेके बातें कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा बना मैगी भी बन रही है। हाँ, मैगी चाय कॉफी, हम मेरी टीम को चाय बहुत पसंद है। हमारी टीम मेंबर को चाय बहुत। कॉफी नहीं पीते आप लोग? नहीं, चाय, हम लोग चाय पर्सन है, हम लोग चाय पीते हैं हम सभी। तो मतलब हम ऐसे बैठे हैं, मेरा एक इवेंट था जिसके लिए मुझे प्रिपरेशंस करना था, और मैं अपनी टीम के साथ आफ्टर 10 PM से कनेक्टेड थी, और मैं दिखा रही थी कि इसे कैसे बनाना। तो एक बलून का एक्सपेरिमेंट था जिसमें बलून में आपको अल्युमिनियम फॉइल लगानी थी और उसमें स्ट्रॉ लगाना था। मुझे वो आज भी याद है, बहुत ही फनी मोमेंट था, और सुबह मुझे वो जाकर दिखाना था। तो वो मैं उनको बता रही थी कि मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ, एंड मैम ये तो ऑस्ट्रिच का एग बन गया। तो मैंने बोला मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ और ये ऑस्ट्रिच का एग लग रहा है आप लोगों को। तो मैम बायो कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे चलते रहते हैं, हमारी मस्ती मजाक सेंड होती है। ऑफलाइन में भी जब हम कैंप में होते हैं, कभी ऐसा हो गया ना, फायर्स लग गए या फिर थोड़ी सी सारी चीजें, रॉकेट बहुत ही ऊपर गया नीचे गया, तो ऐसे फन मोमेंट्स जो है वो हमारे लगे रहते हैं। इनको कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करते रहिए, ये बहुत मजेदार मोमेंट्स है जो आई थिंक आगे आप लोग एज अ इसरो म्यूजियम, मैजिका का म्यूजियम में लगा सकते हो, अपने मूवीज दिखा सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऐसे फनी मोमेंट्स जो है जो हमने कैप्चर करके रखी है, ऐसे मैं कैप्चर करती हूँ अपने टीम मेंबर की, मेरी अच्छी आदत आप कह सकती हैं। मैं उनके ऐसे छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो मैं उसे कैप्चर करती हूँ कि कभी क्या पता कब काम आ जाए, नहीं, और लाइक उनको ना वो एक जर्नी दिखाने में भी बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल एज ए 1 ईयर अगर मैंने ये किया तो मैं उनको ऐसे दिखाती हूँ कि हम लोग ऐसे ऐसे किए थे, ये कैसी इवेंट आई थी तो हमने ऐसा कुछ किया, तो उसके कुछ फनी पोस्ट, फनी इमेजेस या फनी वीडियोस, तो वो मैं कलेक्ट करती हूँ, वो मेरे थोड़े से। तो स्पेस के अलावा और क्या चीजों में इंटरेस्ट है आपको? मुझे स्पेस के अलावा सबसे ज्यादा अगर मुझे इंटरेस्ट है तो मुझे पेंटिंग और ये गार्डनिंग का मुझे बहुत शौक है। मैं पेंटिंग इतना अच्छा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना, जब थोड़ा सा माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बहुत सारी चीजों से आप ऐसे घूम रहे होते हो, तो मैं उस समय सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई सुकून देता है तो वो कलर और ब्रश। मतलब आप इमेजिन करो, आपने कैनवा लिया है और आपने ब्रश का स्ट्रोक ऐसे चलाया है कलरफुल, जिसमें एकदम हाईलाइट, कोई डिजाइन नहीं, बस कलर बना दिया। Okay. मतलब ये परफेक्शन नहीं जाती, इस टाइम पे मैं परफेक्शन बस मुझे अपना स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस निकालना। तो कहीं ना कहीं कभी कभी वो स्ट्रेस में बनाई हुई चीजें बाद में बहुत सुंदर बन के भी निकलती है। तो मुझे पेंटिंग एंड गार्डनिंग एंड डांस, थोड़े से म्यूजिकल्स, डांस वगैरह, इट्स लाइक हल्का, मतलब बहुत मतलब नहीं आप अच्छा, मतलब कोरियोग्राफ डांस या फिर बारात डांस? नॉट बारात डांस तो नहीं, मैं बोलूंगी बारात डांस नहीं, बट हाँ, नॉट कोरियोग्राफर। लड़कियों के अंदर खुद से एक पर्सनल ही रहता है कि वो पता नहीं क्यों, लेकिन वो कर लेती है डांस। उनके स्टेप्स जो होते हैं, उनके हुक स्टेप्स जो होते हैं, वो डांस के फ्लो में मैच कर ही जाते हैं। तो स्ट्रेस की बात कर रहे थे आप, स्ट्रेस से याद आया, है किस बात का स्ट्रेस? शादी का स्ट्रेस? शादी का ऐसा मेरा कोई स्ट्रेस है नहीं। मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा कभी इस तरह से फोर्स नहीं करते। उन्होंने ऐसा बिल्ड करके ही रखा है कि बेटा पहले आप कुछ करो, आप सेटल हो जाओ। ऐसे भी होता है कि कुछ करोगे नहीं तो शादी कौन करेगा, राइट हाँ। right. तो उनका रहता ना कि आप अपना पहला करके दिखाओ। तो मेरे घर पे थोड़ा सा ये भी है कि पहले आप हो क्या, मतलब आपने क्या अपना किया है, कैसे आपने अपनी चीजों को सेटअप किया है, तो वहां पे ज्यादा। लाइक अगर मैं इसको अगर सिंपल में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो पहले आप पढ़ो, आप पहले कुछ बनो, फिर आप देखो। और अब तो बन गए ना? हाँ, बन तो गई हूँ, लेकिन मेरा भी ये जो फेज है इसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारी चीजें जो है वो हम। तो कब तक डिले करोगे? कभी ना कभी तो कटना ही पड़ेगा। हाँ, आप कह सकते हो। देखिए, अगर मैं आपको एक लाइन बताऊँ तो ना, लाइफ में ना 2 एग्जाम्स होते हैं। लोगों को लगता है कि एग्जाम्स जो होते हैं वो सिर्फ हमारे जो भी गवर्नमेंट जो रन करती है वही एग्जाम टफ होता है। वो एग्जाम टफ नहीं होता है। एक पर्सनल एग्जाम होता है जिसका नाम है हमको नहीं करनी है। तो वो एग्जाम जो होता है ना, वो बहुत टफ होता है, और ये 100 मार्क्स लाओगे तभी तुम पास होगे। राइट, क्योंकि स्पेस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते ही रहना है, कुछ ना कुछ बनाते ही रहना है। और आई एम नॉट श्योर अभी तो बाकी सब कैसे कर रहे हैं, अगर आप मुझे उस पर इंसाइट दे सको। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, फिर इसी फील्ड में कंटिन्यू करना, कभी इस बारे में नहीं सोचा कि यार फ्यूचर क्या होगा?
फ्यूचर जैसे मैंने बोला ना, फ्यूचर जो है वो हमेशा ब्राइट ही रहे, ऐसा कोई जरूरी है नहीं। हाँ, ये है कि हर कोई चाहता है कि वो जैसा पार्टनर है वो उसी फील्ड में हो, ताकि उस हिसाब से उसकी सारी चीजें कंफर्टेबल रहे। तो देखते हैं, अभी हमारी जर्नी, अभी स्पेस की जर्नी स्टार्ट हुई है, ये जर्नी अभी स्टार्ट नहीं शादी हुई की है। जर्नी जब होगी तब हाँ, देखा तो जाएगा। देखा जाएगा कि कहीं मार्स या वीनस पे कोई मिल जाए। ग्रेट ग्रेट, वीनस बोला आपने और मुझे वीनस से हिट कर गया कि सब लोग बोलते हैं, अभी बहुत चल रहा है कि वीनस पे टेराफॉर्मिंग पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या? यस, टेराफॉर्मिंग पॉसिबल है। वीनस पे पॉसिबल नहीं है, वीनस के क्लाउड पे टेराफॉर्मिंग पॉसिबल है। अच्छा, तो कैसे होता है, आप थोड़ा बता सकते हो? जैसे मार्स की टेराफॉर्मिंग है और वीनस की क्या डिफरेंस है? ओके, वीनस की जो क्लाउड है, ओके, 5 to 60 किलोमीटर एबव जो है, वहाँ पे उनका क्लाउड में आप टेराफॉर्मिंग कर सकते हो। तो वहाँ का जो सरफेस है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ जैसा है, प्रेशर भी जो है वो अर्थ के जैसा है। तो वहाँ पे हम क्लाउड फार्मिंग कर सकते हैं। तो क्लाउड फार्मिंग और इसमें फ़र्क क्या होता है? मतलब क्लाउड में आप क्या क्या चीज़ें उगा सकते हो? मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती कि क्लाउड में भी फार्मिंग हो रही है, धनिया ऊपर से लटक रहा है, ऐसा मैं इमेजिन नहीं कर सकती। वहाँ पर क्या पॉसिबल है? वीनस में ऐसे आपको ऊपर से धनिया लटकता हुआ नहीं मिलेगा। लाइक वीनस के क्लाउड में हमें फार्मिंग करनी है, जैसे स्पेसशिप, लाइक बलून, लाइक आप सिंपल में आपको समझाती हूँ, बलून लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, द कॉम्पैक्ट एकदम बलून स्ट्रक्चर्ड है, उसके अंदर हम फार्मिंग करेंगे। उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग होगी, एरोपोनिक होगा, हाइड्रोपोनिक होगा, वर्टिकल फार्मिंग्स होगी, नंबर ऑफ फार्मिंग्स जो रहेंगी वहाँ पे उस बलून स्ट्रक्चर में रहेगी, हमारी फार्मिंग रहेगी वीनस पे। तो इसको फार्मिंग बोला जाता है, बट इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स? क्योंकि फार्मिंग से लोगों को धनिया ही लगेगा। आपने जो इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोले, आप अगर उसको सिंपल लेमन लैंग्वेज में मुझे समझा सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें, आप एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी और उसको कैसे बनाया जा सकता है ऑन वीनस? तो ये फार्मिंग इज नॉट लाइक कि धनिया और पुदीना होगा ना, फार्मिंग में बहुत सारी चीज़ों को आप फार्म करते हैं। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं कि बलून लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें कि आपके प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से आपके प्लांट्स ग्रो करेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी, वो भी ग्रो करेंगे। लाइक जो एक्सट्रीम कंडीशन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, उनके भी वहाँ पे लाइफ स्पैन जो है वो हम देखेंगे। नॉट कि लाइक कि हम सिर्फ फूड का देख रहे हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देख रहे हैं, साथ ही साथ आपका मैनेजमेंट कैसा है, आप टेम्परेचर प्रेशर्स को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, अपने वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, आपका स्ट्रक्चर जो है वो कितना वेल प्रिपेयर्ड है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर वो आपका वीनस फार्मिंग का है। तो ये जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या नेक्स्ट लेवल होता है? हम एज अ पर्सन, ह्यूमन बींग्स वहाँ पर रहने के लिए या घूमने के लिए या टूरिज्म के लिए कब जा पाएंगे? तो ये जो आपने जो सवाल किया है ना, तो उसके पीछे जो हमारा वर्क चल रहा है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप थोड़ी सी क्लियर हो जाए। इसरो माजिका जो है वो प्रोजेक्ट शुक्रतारा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च की है, जिसमें कि हमारा एक फेज है 2047 में अपना स्पेसशिप लॉन्च करने का वीनस पे, ठीक है। तो अभी हमारा जो फर्स्ट 0 फेज है, जिसमें कि हमारे स्ट्रक्चर्स, हमारे सारे मटेरियल्स जो हैं वो डन हो चुके हैं। 0 फेज हमारा स्ट्रक्चर्स रेडी है, हमें कहाँ जाना है, कब लॉन्च करनी है, वहां तक का हमारा सेटल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमारा सेकेंड स्टेप आता है फेज 1, जिसमें कि हमारी R&D पे ऑलरेडी वर्क जो है वो स्टार्ट हो गई है। 2047 में हम स्पेसशिप लॉन्च करने वाले हैं, फ्रीडम एंड मिडनाइट, ओके, जिसमें कि हमारा फर्स्ट जो लॉन्च जाएगा, जिसमें कि हम बहुत सारे प्लांट्स को है जो वो ग्रो करने के साथ उनको हम भेजेंगे। साथ साथ में हम कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट के लिए हम उनको भेजने वाले हैं 2047 के लॉन्च में। ओके, तो उसके बाद फिर ह्यूमन जा पाएंगे? उसके बाद वो ह्यूमन जाएगा। हमारा जो फर्स्ट ट्रायल है उसमें हमने ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड नहीं किया है। पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स के बेस पे जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। सेकंड जो हमारा फेज आएगा उसमें हम ह्यूमन बीइंग एस्ट्रोनॉट के लिए हम करेंगे। गॉट इट। तो ये फंडेड है आपका प्रोजेक्ट? जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फंडेड है। तो आप जैसे प्लान कर रहे हैं वीनस में जाने का, बाकी कंट्रीज का क्या है, थोड़ा उस पर भी बता सकते हैं? कहाँ पर कौन सी कंट्रीज कहाँ इस रेस में कहाँ स्टैंड कर रही हैं और हम कहाँ पर हैं?
इस जर्नी पे नासा जो है वो ऑलरेडी बहुत सारा वर्क कर रहे हैं और उनके बहुत सारे मिशंस जो है वो ऑलरेडी प्लान्ड है। तो हम भी उनके इर्द गिर्द में अपना प्लान, हमारा जो सेटअप है वो भी हमारा चल रहा है। तो जैसे आपका प्रोजेक्ट शुक्र तारा, आपने कहा कि 2047 में आप लॉन्च करोगे, तो ये कैसे डिसाइड होता है? इसकी कोई लॉन्च विंडो होती है? क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं, इवन गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं एंड दे कीप ऑन प्लानिंग थिंग्स टू लॉन्च। तो आपका ये आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको 2047 में ही आप लॉन्च करोगे? एक कैलकुलेटिव टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आपके 2 प्लैनेट्स जो है वो कम डिस्टेंस पे हो, उस टाइम के कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए लॉन्च विंडो जो होती है वो डिसाइड की जाती है। तो आप उसी पर्टिकुलर रेंज में आप अपने जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है, जो भी लॉन्चिंग है आपकी, उसको आप उस पीरियड में आप लॉन्च कर सकते हो। ओके, तो बेसिस योर प्रोडक्शन एंड द लॉन्च विंडो आप डिसाइड करते हो। यस, गॉट इट। ठीक है, एक बहुत ही कॉमन और बेसिक क्वेश्चन जो हर जगह सुनने मिल रहा है, पढ़ने मिल रहा है, मैं आपसे थोड़ा क्लैरिटी चाहती हूँ उस पर। जैसे कहा जा रहा है कि सन आगे जाके एक जायंट स्टार बन जाएगा इन नियर फ्यूचर, तो वो कितना लॉजिकल है कि हम वीनस पे टेराफॉर्मिंग करके वहां जाएं या फिर हम कोई डिस्टेंट प्लैनेट को चूज करें? ओके, ये जो इवेंट है वो ऐसे आज या कल में ऐसा होने वाला नहीं है। इस इवेंट को होने में बहुत टाइम लगेगा, लाइक 5 बिलियन ईयर लगेंगे ये सारी चीज़ों को होने में। तब तक जो ह्यूमन है वो बहुत ही ज़्यादा एआई डेवलप कर लेगा, टेक्नोलॉजी जो होगी हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे और हम इतना भी एडवांस हो सकते हैं कि हम प्लैनेट को कहीं और शिफ्ट कर दें। ओके, तो लाइक हमने प्लैनेट को कहीं शिफ्ट किया और फिर हम वहाँ अपनी लाइफ अच्छे ओके, से रख ग्रेट। रहे हैं। मतलब अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं। है। अर्थ में रहने के अलावा मार्स भी है, वीनस भी है, यू नेवर नो, हम सारे प्लैनेट्स कवर कर लें आगे जाके इन फ्यूचर। टेराफॉर्मिंग ऐसे अभी चली रही है कि हम अपनी अर्थ की जो है वो तो हम यहाँ पे रह ही रहे, साथ में हम अदर प्लैनेट्स पे भी रहने का हम ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं। तो कहाँ पे हम सस्टेन कर सकेंगे, कहाँ पे लाइफ जो है वो रहेगी। तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे हम ऐसे रिसर्च हमारा इस तरह से, अगर हम एडवांस, हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगी, एडवांस हम सारी चीज़ों में हम बेटर रहेंगे, तो फ्यूचर में हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और लिविंग में हम आगे जाने का अगर रहेगा तो हम अपनी लाइफ को वहाँ पे हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि यहाँ हमारे नेक्स्ट हमारा होम जो है वो ये हो होगा, सकता है ये हमारा होम। बिहार से डायरेक्ट वीनस। हाँ, बिहार से डायरेक्ट, जैसे हम कहेंगे कि अभी हम लिखते हैं ना कि आप प्लैनेट अर्थ से हैं, तो जो हाउस है वो पुणे के इस सिटी में है। Right. ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो हाउस है वो वीनस के इस सिटी इस क्लाउड में, इस क्लाउड की सिटी में है या मार्स के उस सिटी में है। Right. तो फ्यूचर बहुत डिपेंड, ये सारी जो फ्यूचर्स, ये जो सारी बातें हैं वो सिर्फ डिपेंड करता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कितना एडवांस है, हम उस पर कितना वर्क कर रहे हैं, हमारा R&D कितना अच्छा है, हम कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, और उस चीज़ों को हम अपने प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग जो हमारे फ्यूचर्स मिशन है उसको हम अगर अच्छे से करें, मतलब वो उस पर हम, हमारा सक्सेस, अगर हमारा रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो हम फ्यूचर में अदर प्लैनेट्स पे हम रह सकते हैं। एडवांस से याद आया कि मुझे एक बार ये बता सकते हैं अगर आप आपकी लाइफ से, क्योंकि एज अ गर्ल, एज अ वुमेन इन स्पेस इंडस्ट्री, आप हमारे बाकी जो व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या बताना चाहोगे? हाउ एडवांस दिस इंडस्ट्री इज, कि हमारी जो वुमेन या गर्ल्स जो आना चाहती हैं इसमें, इज इट अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि उनको इसमें आना चाहिए, रादर देन सेफ ऑप्शंस चूज करने के, लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये दीज आर सेफ ऑप्शंस, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक कि कितना चैलेंजिंग है स्पेस इंडस्ट्री में एक लड़की के लिए? ओके, स्पेस इंडस्ट्री में एक लड़की के लिए, मैं खुद एक लड़की हूँ, अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से अगर बात करूँ, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ एज अ गर्ल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पहले की चीज़ें थी कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर थोड़ी सी कम है, बट अभी के टाइम में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं या फिर जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वर्क कल्चर में भी बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस आया है, फैसिलिटीज़ भी जो है वो इंक्रीज की गई है, बट डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, कि आप किस तरह से, अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको लैब में घंटों काम करने में इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे कोई क्लॉक नहीं है कि आप 9 to 5 कर रहे हो या 9 to 6 कर रहे हो, आप पूरे टाइम कर रहे हो। इवन आप घर भी जा रहे हो ना, तो आपको यही लग रहा होगा कि मेरा इंक्यूबेटर पे
कॉनिकल फ्लास्क रखा हुआ, पता नहीं वो शेक करेगा या नहीं, कहीं बंद ना हो जाए, लाइट ना चली जाए, क्योंकि अगले डे वो चीज़ों का आपको प्रिपरेशन करके आपको आगे अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, तो आपको वो प्रिपेयर्ड ही रहना पड़ेगा। हाँ, बाकी के फील्ड में मेंस ज़्यादा है, यहाँ पे हर जगह मेंस ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी फीमेल है, बट आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ओपन है। तो आप माइंडसेट प्रिपेयर कर आप माइंडसेट, आप अपना माइंडसेट जो है, आपका माइंडसेट जो है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आप अंदर से स्ट्रांग होने चाहिए, आपके विजन्स आपके क्लियर होने चाहिए। आपको है कि नहीं, मुझे ये प्रोजेक्ट करना ही करना है, मुझे अपना इस प्रोजेक्ट पे अपना टाइटल ही लेना है, या फिर ये प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना है, या प्रोडक्ट मुझे सक्सेस करना है, तो उस आप माइंडसेट से रहेंगे। फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपको फर्क नहीं आता है, आपको Right. कर लेंगे। आपके अंदर आपका जुनून होना चाहिए। आपका एक लैब है, एक सेटअप है, आपको एक लैब दे दिया गया है, आप उस लैब में आप व्हाट काम अबाउट कर रहे हो। टीम? Yes. टीम कितनी इंपॉर्टेंट है इसमें? जैसे आप बोल रहे हो कि सेटअप में टीम भी आती होगी, आपकी टीम कैसी है? टीम तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनकी सीनियर हूँ। मेरी टीम जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं ना, तो वो फन तो होता ही होता है, उसके साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग भी होती है। कभी होता है कि हम ए पे वर्क कर रहे हैं, हमारे पास बी निकल गया, अरे वाह, ये तो हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। राइट। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या एनालाइज कर रहे हैं, या डेटा हम निकाल रहे हैं, तो लगता है ओ इतना हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। तो मुझे अपनी टीम के साथ वर्क करना, उनके साथ कैसे मेरी चीजें बन रही है, आगे कैसे बढ़ रही है, मुझे भी नहीं पता चलता कि कि कितना टाइम निकल गया, कितना टाइम निकल गया, कैसे बन गया। Right. मुझे बहुत मजा भी आता है, और उन्हें भी बहुत मजा आता है। Right. वो तो वही बताएंगे उन्हें कितना मजा आता है। इसमें सवाल आए हो जिसपे आपको बहुत हंसी आई हो फ्रॉम पेरेंट्स, बट आपने अपनी हंसी कंट्रोल करके उसका आंसर दिया? ओके, मेरे डायरेक्टली पेरेंट्स से बात होती है, तो ऐसे हंसी तो नहीं आई, बट जैसा मैंने पहले बोला ना कि पेरेंट्स जो है ना, अपने बच्चे का फ्यूचर को लेके बहुत टेंस्ड में है, बहुत ज़्यादा। वो अपना तो देख ही रहे, साथ में अभी से ही बच्चों का देख रहे हैं। तो ऐसा एक छोटा सा इवेंट हुआ था, एक ऑफलाइन कैंप में मैं थी, वहाँ एक पेरेंट्स आए थे और उन्होंने पूछा कि मैम आप मुझे बताइए मेरा बच्चा क्या करेगा। तो बहुत ही छोटा सा बच्चा था। मैंने पूछा बेटा आपका नाम क्या है, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो। मैंने बोला आपको क्या पसंद है, तो उसने बोला मैम मुझे ये पसंद है, मुझे रॉकेट पसंद है। मैंने बोला वाह, बहुत ही 3rd 4th स्टैंडर्ड का बच्चा था। तो पेरेंट्स जो है ना, वो एकदम से कंफर्मेशन चाहते हैं कि आप मुझे बताइए, आप मैम प्लीज देख कर बताइए मेरा बच्चा क्या बनेगा। ये साइंटिस्ट बन जाएगा ना, ये एस्ट्रोनॉट तो बनेगा ही ना, कंफर्म है ना? बनेगा ना मैम, क्या लगता है मैम, इसमें हम बच्चों को अभी से हम क्या दे सकते हैं, इनको और गाइड कीजिए, हम इनको और कहाँ डाले, मतलब कौन से जगह पे इनको और रखे, जिनको और ज्यादा इनको नॉलेज, बहुत ही ज्यादा अपने बच्चे को करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए, सीरियस है, साथ में टेंस्ड भी है, परेशान भी है वो कि मेरा बच्चा क्या करेगा, राइट। मेरा बच्चा एस्ट्रोनॉट बन सकता है क्या, कैपेबिलिटी है क्या। अभी से आप मुझे एक सेट बता दीजिए ताकि मैं उसी पाथ में उसे लेके जाऊं। मतलब आप एक शेड्यूल ही दे दीजिए कि मतलब मेरा बच्चा कैसे, बस ये बना के ही रहना है। हाँ, कि आप अगर मुझे ऐसा करके दोगे ना, तो उसको मैं फॉलो करवाऊंगी एंड वो बन जाएगा। अरे वाह, नहीं हो पाता है ये? नहीं, ऐसे हो नहीं। फिर आप कैसे समझाते हो? मैं उन्हें ये चीजों को समझाती हूँ कि मैम ये भी बहुत छोटा है, ये अभी जो कर रहा है ना उसमें ही आप उसको और करने दीजिए, इसको सीखने दीजिए, इसको किसी चीज के लिए आप रोकिए मत। मतलब मैं उन पेरेंट्स को नहीं, मैं हर एक पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा कुछ भी क्रिएटिव करता है, या कुछ भी सामान को लिया, तोड़ा फोड़ा, ऐसे जोड़ दिया, आप उसको मत डांटो कि हाँ ये टूट गया या ऐसे फूट गया, करने दो ना। मानते मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि उसको आप करने दो। आपको पता नहीं है कि वो बच्चा, आपको लग रहा होगा ना कि ये टूट गया है, आप इस एंगल से सोच रहे हो, बस एक छोटा सा बच्चा है, आपको नहीं पता कि उसके माइंड में उस समय क्या चल रहा है, क्या पता वो क्या सोचा, क्यों टूटा, टूट के ऐसे पीस में क्यों बन गया, इसकी स्ट्रक्चर शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। तो आप क्या कर रहे हो ना, आप ऐसे इसको टोक के, ऐसे डांट के, आप उसकी फ्लो को ब्रेक दे रहे हो। राइट कर रहे हो। तो अगर आपका बच्चा ऐसा कुछ भी ऐसा करता है, तो उसको प्लीज आप रोके। आज से ही मैं उसको पूरा हथौड़ा दे दूंगी, ले बेटा जा। हो सकता है कुछ तोड़कर आपको एक नया प्रोडक्ट बना कि ये लो, ये ट्राई कर। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, फन एलिमेंट्स ऐड करते हैं बाय दिस सिंपल छोटा सा रैपिड फायर। आप रेडी हो? यस। तो बायोटेक या स्पेस, फेवरेट फील्ड? स्पेस। ओके। बिहार, राजस्थान या पुणे, बेस्ट मेमोरीज? राजस्थान। ओके, ऑब्वियसली कॉलेज टाइम था। कॉलेज टाइम। ओके, लैब कोट या कैजुअल वेयर, बेस्ट कंफर्ट?
लापकोट। ओके। फेवरेट फूड, बिहार की कोई डिश या पुणे की? राजस्थान की भी हो सकती है। राजस्थान की कंफर्ट फूड, दाल कौन सा? बाटी चूरमा। ओके। एक्सपेरिमेंट फेल या आइडिया रिजेक्ट, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है हैंडल करना? रिजेक्ट। ओके। माइंडसेट या रिसोर्सेज, रियल सक्सेस फैक्टर? माइंडसेट। ओके। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? डिपेंड। मॉर्निंग पर्सन। उठ जाते हो सुबह सुबह, आधी रात में तक के भी जाग के भी उठ वो जाते हो? डिपेंड करता है, काम कभी भी आ गया ना, प्रोजेक्ट लंबी चलती है, ओके। फिक्स टाइम नहीं है। व्हाट डू यू प्रेफर, टीम वर्क या सोलो वर्क? टीम वर्क। ओके। फर्स्ट बिग विन लॉकडाउन के बाद? फर्स्ट बिग विन। विन विन। इसरो माचिका। ओके। फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट मोमेंट? शादी नहीं करने बोलना। नहीं, मुझे राजस्थान भेजना, ओके, नाइस। क्योंकि मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है। राइट राइट राइट। शॉपिंग में क्या पसंद है? शॉपिंग पसंद भी है अगर तो क्लोथ्स या गैजेट्स? गैजेट्स। सबसे फेवरेट गैजेट्स क्या है? लैपटॉप। ओके। वीनस या मार्स, फ्यूचर कॉलोनी? वीनस। ओके, उस पे काम कर रहे हो इसलिए। वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। राइट। फेवरेट सीजन कौन सा है, समर या विंटर? विंटर। कंफर्ट। पर पुणे में तो बहुत कम होता है। हाँ, तो वही तो, ना ज्यादा ना कम, बीच में कंफर्ट, कंफी। तो जॉब या स्टार्टअप, रिकमेंडेशन फॉर यूथ? स्टार्टअप। क्यों? आप बहुत कुछ सीख सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ आगे वाले को दे सकते हो करने के लिए, क्योंकि आपके ये सारी चीजें आपके आइडिया पे वर्क करता है। राइट। आपकी क्रिएटिविटी, आप कुछ भी कर सकते हो। Right. आप जैसे माइंडसेट है, अगर आपका कुछ क्रिएटिविटी आप लेकर आए, लोगों को आजकल बहुत सारी चीजें पसंद भी आती है। लोगों का ना ऐसे चॉइस भी बहुत बढ़ गया, लाइक ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है। तो आप स्टार्टअप वर्ड में, या फिर ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर चीजों का ही स्टार्टअप हो सकता है, टेक से हो सकता है, या बहुत सारी चीजों का हो सकता है। और आजकल लोगों को ना हर चीज ट्राई भी करना है, उनको फूड भी ट्राई करना है, उनको क्लोथ भी ट्राई करना है, बहुत ट्राई करना है। Okay. तो स्टार्टअप। ठीक है। तो बिगेस्ट हर्डल क्या है, फंडिंग या टेक्निकल इश्यूज? टेक्निकल इश्यूज। साइंस ऐप या ऑफलाइन इवेंट, कौन सा ज्यादा प्रेफर करते हो? आपको किस में ज्यादा मजा आता है? ऑफलाइन इवेंट। ओके। प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना या सोशल रील बनाना, कौन सा ज्यादा इजी है? प्रेजेंट करना। सोशल रील तो मैं ऐसा नहीं बनाती हूँ। जरूरत पड़ेगी फिर आपको मेरी। हाँ, आप आ जाइएगा। साइंस के अलावा कोई और दूसरा पैशन? बताया ना, क्या? पेंटिंग। राइट, गार्डनिंग भी तो है। हाँ, फार्मिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, गाना सुनना, डांस। कभी डांस देखने का मौका मिले हमको? देखेंगे कभी, ऐसा मिला साथ में नाच लेंगे। हाँ ना। रूम डेकोर करना भी बहुत मुझे पसंद है, रूम को डेकोर करके रखना। ओके। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट या कंप्यूटर मॉडल, मोस्ट फन क्या है? मतलब आपको फन, फिर से पूछते हो, आपको किस में ज्यादा मजा आता है, ये कंप्यूटर पे बनाने में या हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करने में, लाइव एक्सपेरिमेंट्स करने में? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। ओके। सक्सेस का क्या सीक्रेट है, लक या हार्ड वर्क? लक का, मैं ऐसे, लक तो होता ही है, लोग जब सक्सेस कर जाते हैं तो कहते हैं यार वो लकी था, उसका हो गया। राइट। बट मुझे लगता है वो एक रात में नहीं होता है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत रातें वो जागता है, तब जाकर वो एक दिन चमकता है और लोगों को लगता है अरे यार उसका लक था। मुझे लगता है वो हार्ड वर्क है जो वो हर दिन करता है, बट लोगों की वो नजर में नहीं है कि वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है, कितनी वो मेहनत कर रहा है, उसके लिए उसने कितनी रातें दी, कितना दिन उसने दिया इस किसी भी काम के लिए। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये हार्ड जो होता है वो है हमारा माइंड सेट। ये जो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं ना, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, जिस बंदे में वो डिसिप्लिन है कि हाँ आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले 10 दिन और ट्राई करते हैं, चल 10 दिन कर लिया ना और 10 दिन ट्राई करते हैं, वो है जो लोगों को दिखता नहीं। पर हमें पता रहता है। कंटिन्यू वो डिसिप्लिन या कंटिन्यू उस चीजों को फॉलो करके वो काम कर रहा है। अभी एक दिन में अगर गैप आया तो उसे है कि नहीं, आज मेरा एक दिन का गैप हो, मुझे कल दूसरे दिन इस चीज को कवर करनी है, मुझे टाइम ज्यादा देना है, बट इसे मुझे कवर करना है, मुझे कंप्लीट करना है। लोग टारगेट बेस्ड भी तो वर्क करते हैं ना, कि नहीं मुझे आज मेरा ये वर्क है तो मैं इसे करूंगा। वो हर दिन उस अपने काम के लिए वो काम ही कर रहा है। राइट। और एक दिन जब वो चमकता है तो लोगों को लगता है कि ये उसका लक है। राइट। बट वो उसका हार्ड वर्क है, वो उसकी बहुत मेहनत है, और आपकी भी हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क है। आप एक कंटिन्यू आप वर्क कर रहे हो और एक दिन आप चमकोगे, जैसे मैं आपके पॉडकास्ट में आई हूँ तो वो को एक दिन दिखेगा, बट उसके पीछे मेरी बहुत लंबी जर्नी। राइट राइट, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू पूजा, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। ओके, थैंक यू।
तो दोस्तों, आज के एपिसोड से हमने देखा कि जेन्युइन पैशन और राइट मेंटरशिप से कैसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। चाहे आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो या स्पेस टेक ज्वाइन करना चाहते हो, पूजा की कहानी से रियल क्लैरिटी मिली होगी, इंस्पिरेशन और प्रैक्टिकल वैल्यू भी जरूर मिली होगी। तो पूजा की कहानी से आपको रियल क्लैरिटी, इंस्पिरेशन और प्रैक्टिकल वैल्यू जरूर मिली होगी। इसरो मैजिका से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो जरूर पढ़ लेना। और पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहीं पर मिलेंगी ऐसी पावरफुल स्टोरीज और टिप्स। सी या।